Hello everyone. Today we are going to discuss our next topic from chapter 3, metals and non-metals, and this is for class 10 students. So let us have a look on our today's topic. Today we are going to study about the chemical reaction between metal and dilute acids. Okay, and second we will see a reaction between a metal A with the reaction of salt solution of metal B. Okay, so let us see about both of these types of reactions one by one. देखिए, मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहां हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और उस मेटल का सॉल्ट बनेगा. यानी अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज का आइडिया है, ठीक है, KNaClMgAlZnFeSnPbHCuHgAgAu, राइट. तो ये जो केमिकल रिएक्टिविटी की जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. ओके, तो अब जब कभी भी कोई मेटल एलिमेंट किसी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा तो मेटल का सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. ओके, देखिए एग्जांपल के तौर पे ये सोडियम जब हम HCl से रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ NaCl बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है. और मैग्नीशियम के केस में मैग्नीशियम रिएक्ट करता है HCl से तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी. ठीक है, इसी तरह अगर एल्युमिनियम की रिएक्शन की जाती है HCl के साथ तो एल्युमिनियम का क्लोराइड यानी AlCl3 बनता है और वहां हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है. इसी प्रकार जब हम जिंक की रिएक्शन देखते हैं तो जिंक की रिएक्शन जब HCl से होगी तो जिंक का क्लोराइड बनेगा यानी ZnCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी. एक्चुअली ये जो रिएक्शन है इसमें उस रिएक्शन का जो नेचर है वो भी डिफर करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन केमिकल रिएक्टिविटी, राइट. यानी कहने का मतलब ये है कि सोडियम के साथ जब रिएक्शन हो रही है तो ये बहुत विग्रस बहुत वायलेंट रिएक्शन हो रही है. मैग्नीशियम के साथ उतनी वायलेंट नहीं है लेकिन रैपिड रिएक्शन है. ओके, इसी तरह एल्युमिनियम और जिंक के साथ रिएक्शन एक मॉडरेट रेट से है, एक नॉर्मल रेट से होती है. फिर जब हम आयरन की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ FeCl2 यानी फेरस क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी. क्योंकि यहाँ पर हमने सब जगह हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, HCl लिया है हर डाइल्यूट एसिड के रूप में, तो इसलिए सब जगह आपको यहाँ क्लोराइड नजर आ रहा है. ठीक है, लेकिन मेटल का सॉल्ट है इसलिए. अब कॉपर की रिएक्शन जब हम HCl से करते हैं तो वहां पर नो रिएक्शन है. देखिए, कॉपर HCl के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे पोजीशन पर आता है कॉपर, राइट. के सबसे ऊपर पोटेशियम, फिर NaClMgAlZnFeSnPb यानी लेड, फिर हाइड्रोजन CuHgAgAuPt लाइक दिस. तो हाइड्रोजन से नीचे है कॉपर यानी हाइड्रोजन से जो केमिकल एक्टिविटी है कॉपर की वो कम है. इसीलिए कम केमिकली रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि HCl में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सके और इस कंडीशन में यहाँ पर कोई रिएक्शन नजर नहीं आती, राइट. इसी तरह जो कॉपर से नीचे जो एलिमेंट्स हैं यानी मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब भी डाइल्यूट एसिड्स के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते, यानी इनके ऊपर एसिडिक सब्सटेंस का कोई असर नहीं पड़ता. ठीक है, तो सिल्वर और गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स हैं, जो उसकी ज्वेलरी है, वो इसीलिए और काफी हद तक ड्यूरेबल रहती है, सेफ रहती है, क्योंकि उसके ऊपर एसिड्स का डाइल्यूट एसिड्स का कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट डज नॉट रिएक्ट विद एनी काइंड्स ऑफ डाइल्यूट एसिड्स, राइट. चलिए अब बात करते हैं अपनी सेकंड प्रॉपर्टी की, जिसमें हम एक मेटल ए को रिएक्ट करा रहे हैं किसी दूसरे मेटल बी के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ. अब इस रिएक्शन में क्या बनेगा, वो मेटल डिस्प्लेस होगी कि नहीं होगी. तो ज्यादातर कंडीशंस में क्या होता है कि जो मेटल ए रिएक्ट कर रही है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी के साथ, तो प्रोडक्ट के रूप में मेटल बी को वो वहां से डिस्प्लेस कर देगा, मेटल बी अलग हो जाएगा और सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा मेटल ए का. देखिए, ये रिएक्शन टोटली डिपेंडेंट है जो केमिकल रिएक्टिविटी है उसके आधार पर. यानी अगर जो मेटल ए जो सेपरेट जो आइसोलेट मेटल हमने लिया है वो अगर केमिकली ज्यादा रिएक्टिव है उस मेटल के मुकाबले जिसका वो सॉल्ट सॉल्यूशन हम रिएक्ट करा रहे हैं, तो वो सॉल्ट सॉल्यूशन में से ज्यादा रिएक्टिव वाली मेटल उस कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगी
और अपना सॉल्ट सोल्यूशन बना देगी और वो मेटल वहाँ अलग सेपरेटली प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने कॉपर सल्फेट की रिएक्शन कराई है जिंक के साथ। अब आप जानते हैं कि जिंक की जो केमिकल रिएक्टिविटी है कॉपर से काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए जिंक ने क्या किया, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और अपना यानी जिंक सल्फेट का सॉल्ट बना लिया। राइट, तो ये एक्वा सॉल्यूशन है गाइस, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जब जिंक सॉलिड से या जिंक मेटल से की गई तो जिंक सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन प्राप्त हुआ और कॉपर सॉलिड फॉर्म में आइसोलेट होकर सेपरेट कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया गया। इसी तरह अगर हम जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर की रिएक्शन कराते हैं, यानी अगर ZnSO4 है, जिंक सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन है, और वहां पर हम कॉपर मेटल को अलग से उसके साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में कोई रिएक्शन नजर नहीं आएगी। रीजन वही है कि यहाँ पर कॉपर की जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो जिंक से कम है, इसीलिए कॉपर के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो जिंक सल्फेट में से जिंक वो डिस्प्लेस कर पाए। राइट, तो इसलिए यहाँ पर आंसर होगा नो रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल में जब हमने कॉपर सल्फेट के साथ सिल्वर को लिया, तो क्योंकि सिल्वर कॉपर से भी नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में Cu Hg Ag Au, ठीक है, तो कॉपर से भी नीचे होने की वजह से यानी सिल्वर की जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो कॉपर से भी कम है। तो जब कॉपर जिंक सल्फेट में से जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है तो ऑब्वियसली सिल्वर भी कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इट इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। ओके, सो हियर अगेन द आंसर विल बी नो रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल, जब हम कॉपर सल्फेट के एक ब्लू सॉल्यूशन में आयरन नेल्स डाल देते हैं, ठीक, यानी आयरन की रिएक्शन कराई जा रही है कॉपर सल्फेट के साथ, तो उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि वो जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, अब वो सॉल्यूशन ग्रीन कलर का हो जाता है और जो आयरन नेल्स हमने डाली थी वो रेडिश ब्राउन कलर की होने लगती है। तो ऑब्वियसली ये भी डिस्प्लेसिंग रिएक्शन है कि आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और FeSO4 यानी फेरस सल्फेट का एक सॉल्यूशन नया बना लिया। तो इसी वजह से ये सॉल्यूशन का ब्लू कलर रिएक्शन के बाद ग्रीन कलर का नजर आता है, क्योंकि अब वो फेरस सल्फेट की वजह से ग्रीन कलर दिखा रहा है। और ये जो कॉपर है जो डिस्प्लेस हुआ है ये आयरन नेल्स के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू होता है और वो आयरन नेल्स हमारे वो रेडिश ब्राउन कलर के होने लगते हैं। ठीक, नेक्स्ट, अगर हम फेरस सल्फेट के साथ कॉपर की रिएक्शन करा दें, अब कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन से काफी नीचे है, तो इसलिए कॉपर सल्फेट कॉपर के अंदर वो पावर नहीं है कि FeSO4 में से Fe को डिस्प्लेस कर पाए, इसलिए आंसर होगा नो रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, सिल्वर नाइट्रेट में AgNO3 का जो कलरलेस सॉल्यूशन है वो कॉपर के साथ रिएक्शन कराने के बाद ब्लू कलर का होने लगता है। आंसर इसका भी वही है, क्योंकि कॉपर अब सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि Cu Hg Ag Au, राइट, तो कॉपर की रिएक्टिविटी केमिकल रिएक्टिविटी सिल्वर से ज्यादा है, इसीलिए ये कॉपर सिल्वर नाइट्रेट में से Ag को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ट्वाइस का एक नया सॉल्यूशन बनेगा जो कि ब्लू कलर का होगा। तो इस रिएक्शन के दौरान हम कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट को कॉपर नाइट्रेट के ब्लू कलर के सॉल्यूशन में चेंज होता हुआ देखते हैं। इसी तरह नेक्स्ट रिएक्शन, अगर हम CuNO3 ट्वाइस को रिएक्शन कराते हैं अगर सिल्वर से, तो क्योंकि ये क्यूप्रिक नाइट्रेट है और सिल्वर रिएक्शन कराई जाएगी तो सिल्वर ऑब्वियसली लेस रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को क्यूप्रिक नाइट्रेट से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और इसीलिए यहाँ पर आंसर होगा आपका नो रिएक्शन। यानी देखिए कौन सा मेटल यूज किया जा रहा है, यानी कौन सा मेटल ए के रूप में लिया गया है और किस मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन यूज किया जा रहा है, तो इन दोनों मेटल्स में अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर कंपेयर कर लेंगे तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। ओके, तो आपको इस रिएक्शन का आंसर देने के लिए, इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट करने के लिए आपको केमिकल रिएक्टिविटी यानी रिएक्टिविटी सीरीज का पूरा आइडिया होना जरूरी है कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वही लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है। अगर एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट मेटल के ए के रूप में है और एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट मेटल बी के रूप में सॉल्ट सॉल्यूशन में इस्तेमाल हो रहा है तो उस कंडीशन में वो रिएक्शन नहीं होगी। ओके, so take care while answering such types of questions of completing their equations. Okay, you have to have a proper idea of reactivity series of the elements. So guys, next बात करते हैं, आप एक और छोटा टॉपिक है हमारे पास, एक्वा रिजिया। देखिए एक्वा रिजिया एक्चुअली एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, जिसमें
HCl जो कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको हम 3 पार्ट्स में लेते हैं, और जो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है उसको हम 1 पार्ट में लेते हैं। यानी 3 और 1 के रेशियो में अगर कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 लिए जाते हैं और उसका फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर जो होता है वो एक्वा रेजिया कहलाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं अम्लराज। ये बहुत ज्यादा कोरोसिव है, इट इज हाईली कोरोसिव एंड वेरी मच डेंजरस। यहाँ तक कि इसके अंदर जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं यानी प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर तक, ये भी डिसॉल्व होने शुरू हो जाते हैं इसके अंदर। ओके, सो दिस एक्वा रेजिया इज हाईली कोरोसिव, इट इज वी कैन से वेरी मच डेंजरस, और but this is a freshly prepared mixture of concentrated HCl and concentrated HNO3 in the proportion of 3:1. Okay, तो 3 पार्ट कंसेंट्रेटेड HCl का आप लेंगे और 1 पार्ट कंसेंट्रेटेड HNO3 का। तो ये हाईली कोरोसिव एंड हाईली डेंजरस एक मिक्सचर है जो कि लीस्ट से लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स को भी डिसॉल्व करने की ताकत रखता है। ओके, so guys, we'll be back with some more interesting topics of this chapter, and till then stay safe, stay home, keep watching and sharing all the videos, and take care of yours. Thank you, God bless you.